इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। राम राम, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ आयुष। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हरियाणा में अब अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जा रहा है। सरकार ने पुलिस और प्रशासन को ऐसे लोगों को बाहर करने के आदेश दे दिए हैं जो गलत तरीके से हरियाणा के अंदर रह रहे हैं। ऐसे लोगों को दिल्ली भेजा जा रहा है जहां से उनको बाद में बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। तो पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को लेकर के अब प्रदेश भर में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अब इसको लेकर के सरकार ने चूंकि आदेश जारी कर दिए हैं तो इसी कड़ी में पुलिस ने प्रदेश के अलग अलग जिले हैं जहां पर अभियान चलाया है और अवैध रूप से रह रहे इन बांग्लादेशियों को यहां से पकड़ा गया है। पुलिस ने झज्जर से 174 बांग्लादेशी हैं जिनको पकड़ा है। इसके साथ ही रेवाड़ी से 16 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। नूह से भी 23 और हिसार के हांसी से 39 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। महेंद्रगढ़ से 14 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। अब बांग्लादेशियों को लेकर के नायब सिंह सैनी ने यह कहा है कि ऐसे लोगों को बाहर कर रहे हैं जो देश और प्रदेश के लिए खतरा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने तंज कसते हुए कहा है कि ये बांग्लादेशी हरियाणा में कैसे आए हैं, जांच तो इसकी भी होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि घुसपैठ का ये जो खेल है वो आखिर कब से चल रहा है? क्या इस मामले में पुलिस और प्रशासन फेल है? इसके साथ ही जासूस और घुसपैठिए के जो आका हैं वो कौन हैं, ये उससे भी बड़ा सवाल है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ आप देखिए जो कार्रवाई है वो लगातार देखने को मिल रही है। झज्जर, नूह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, हिसार, इन सभी जगहों पर ये अवैध बांग्लादेशी हैं जिनको पकड़ा गया है और इनकी जो तादाद है वो कितनी ज्यादा है आप देखिए। 174 बांग्लादेशी पकड़े गए झज्जर से। नूह से भी आप देखें तो इन बांग्लादेशियों को जो कि अवैध तरीके से रह रहे थे उनको पकड़ा गया है। 23 बांग्लादेशी यहां से पकड़े गए। फिर 14 बांग्लादेशियों को आपको बता दें महेंद्रगढ़ से गिरफ्तार किया गया। तो अब कहां कितने बांग्लादेशी पकड़े गए हैं एक बार आपको ये बता देते हैं। झज्जर में 174 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। ये संख्या झज्जर में सबसे ज्यादा है। तो 174 बांग्लादेशियों को झज्जर से पकड़ा गया। हिसार में 39 बांग्लादेशी हैं जिनको काबू किया गया है। नूह में 23 बांग्लादेशी हैं जिनको पकड़ा गया है। रेवाड़ी के अंदर 16 बांग्लादेशी हैं जिनको काबू किया गया है और महेंद्रगढ़ में 14 बांग्लादेशी हैं जो कि पकड़े गए हैं। तो ये अवैध तरीके से आपको बता रहे हैं कि भारत में रह रहे थे, इनके पास कोई वैध डॉक्यूमेंट नहीं था और अब इनको गिरफ्तार करने के बाद अब आगे की जो कार्रवाई है वो फिलहाल पुलिस के द्वारा की जा रही है और चूंकि वैध दस्तावेज इनके पास नहीं है इसलिए अब इनको डिपोर्ट किया जाएगा, यानी कि वापस बांग्लादेश इन सभी को भेजा जाएगा। लेकिन तादाद आप देख सकते हैं किस तरीके से और कितनी ज़्यादा है इन बांग्लादेशियों की जिनको अलग अलग जगहों से अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किया गया है। झज्जर में सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी हैं 174 और इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर ये बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए हैं। नहीं, देखिए, इसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि जो अवैध रूप से अगर कोई व्यक्ति घुसा हुआ है तो उसको बाहर करने का काम करें। हमारा किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई द्वेष नहीं है, परंतु अवैध रूप से अगर कोई व्यक्ति घुसा है, क्योंकि उससे हमारी जो सुरक्षा है, जो अवैध रूप से लोग घुसे होते हैं, हमारी सुरक्षा को भी खतरा होता है। तो हमने इसको भी लेकर के एक बड़ा अभियान हरियाणा में चला रखा है कि जो अवैध रूप से हरियाणा के अंदर कहीं पर भी हैं उनको चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके उनके ही स्थान के ऊपर भेजा जाए, जहां पर से वो आए हैं उनको वहां भेजा जाए। क्योंकि अवैध रूप से रहना कोई धर्मशाला थोड़ी अभी है, कब सो जाएगा पड़ जाएगा। थोड़ी थी सरकार
तीसरी टर्म होगी केंद्र में आ जाएंगे। सब आए कैसे आगे भाई? सर ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है कैसे आगे, इस बात का जवाब दें। अब ये सवाल इस बात का राहुल गांधी जी ने कहा कि जो क्या क्या हुआ, कैसे सीज फायर हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अनाउंस किया, कौन बोला, यहाँ के मंत्री जी ने पहले कह दिया हुए हम सिर्फ वहाँ पे टेररिस्टों पर अटैक करें। तो काफ़ी सवाल उठे इस बात के लिए। इसी वास्ते पार्टी का स्टैंड रहा है, राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि भाई ये सब देश की जनता जानना चाहती है। मैंने ऑलरेडी जिक्र किया कि हम हर एक पहलू पे कार्रवाई चल रही है और उनमें से एक ये भी पहलू है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से या अगर अन्य कहीं से हैं, और ये समस्या भी एक तरह से पूरे देश में है। तो सभी प्रदेशों में अपने अपने स्तर पे इन पे कार्रवाई चल रही है, कागज़ देखे जा रहे हैं, वेरीफाई किए जा रहे हैं, क्योंकि कई बार उनके पास फर्जी कागजात भी सारे पूरे होते हैं। सो इट इज़ एन ऑनगोइंग ऑपरेशन। आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें पुरुष जो हैं वो 58 हैं, महिलाएं 52 हैं और 64 बच्चे हैं। तो इन सबको डिपोर्ट किया जाएगा। आगे जो है वेस्ट बंगाल में हमने इनको डिपोर्ट करने के लिए आदेश प्राप्त करने हैं, वहाँ चिट्ठी भेजी हुई है और उनके साथ कम्युनिकेशन बना हुआ है लगातार। वो जब हमें परमिट कर देंगे, क्योंकि वहाँ से भी कुछ लोगों को धीरे धीरे भेज रहे हैं, तो वहाँ पे एकदम से बहुत ज़्यादा रश ना हो जाए, तो इसलिए हम थोड़ा जब वहाँ से परमिशन मिल जाएगी तो भेज देंगे। ये हमारे एसपी साहब रेवाड़ी श्री हेमेंद्र कुमार मीणा जी के नेतृत्व में रेवाड़ी पुलिस से जो बाहर से आके बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको सर्च करने का अभियान चलाया हुआ है, और इसी के तहत आज सूचना के आधार पर रामपुरा थाने की पुलिस ने एक विपिन भट्टा है हरिनगर में, इस पर रेड की गई थी, जिसमें करीबन 16 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। इसमें 4 महिला हैं, 5 जेंट्स हैं और 7 बच्चे हैं। और ये करीबन 1 साल से इस भट्टे पे काम करते हुए अब तक की पूछताछ में पाए गए। करीब तो अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ आप देख रहे हैं कि लगातार प्रशासन एक्शन मोड में है, लेकिन इसी के साथ कुछ सवाल हैं जो कि लगातार जुड़े हुए हैं। एक तो ये अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ जो हो रही कार्रवाई है, इसके मायने क्या है, और दूसरा ये है चूंकि इस पर सवाल विपक्ष की ओर से भी उठाया गया कि ये भी पूछा जाना बड़ा जरूरी है कि आखिर ये अवैध बांग्लादेशी इतने लंबे समय से हरियाणा के अंदर कैसे रह रहे थे, ये क्या खामी है, कहां पर चूक हुई है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। प्रियदर्शनी जी, एक तरफ तो प्रशासन को आदेश दिए गए कि ये जो अवैध बांग्लादेशी इनको आइडेंटिफाई करें, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत सारी जगहों से इन अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया, जिनकी संख्या मैं अभी दर्शकों को बता रहा था। लेकिन उसी के साथ सवाल ये भी है कि अगर 10-10 साल 15-15 साल से ये लोग रह रहे हैं यहाँ पर बिना किसी डॉक्यूमेंट के, तो ये कैसे हुआ है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कैसे देखा जाए प्रियदर्शनी जी इसको? मैं आपको बताऊं, मैं अभी यही आप ही के अभी आप जब बात कर रहे थे और इस विषय पे आप चर्चा कर रहे थे, तो मेरी भी उत्सुकता हुई कि ये बांग्लादेशी जब जो है ये कैसे हमारे राज्यों में आ रहे हैं और क्या कारण है कि इसका क्या कारण है। तो 90 के दशक में पहले तो जब पाकिस्तान के 2 बंटवारे हुए, एक तरफ बांग्लादेश हुआ, एक तरफ पाकिस्तान बना, तो उस समय क्या हुआ था, वहां पे भूखमरी थी, वहां के राष्ट्रपति को मार दिया गया। इतना इतिहास बताने की जरूरत नहीं, मैं मोटा मोटी बता देती हूँ। उसके बाद 90 के दशक में जब एक क्रांति आई, तो जब एक मॉडर्नाइजेशन हुआ और लोगों ने, जिसको कहते हैं ना, मतलब अब उसके बाद अपने आप मतलब एक स्टाफ रखना शुरू कर दिया, मेड्स रखना शुरू कर दिया, स्टाफ रखना शुरू कर दिया। उस समय, ये अभी डेटा बता रहे, मैं अभी यही पढ़ी रही थी कि तब उस समय आना शुरू हुआ। शायद उस समय की सरकार अगर इस पे पाबंदियां कर देती तो मुझे लगता है कि आज हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और देश एक बहुत बेहतर स्थिति में होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोग नेपाल के रास्ते से आए, लोग बिहार के रास्ते से आए, कटरिया, ये अहीर बिहार का बहुत सारा बॉर्डर रास्ता है जहां से आया जा सकता है। राजस्थान के रास्ते से भी बहुत सारे पाकिस्तानी लोग आधार कार्ड बना के यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये सब चीजों को तो कहीं ना कहीं हमें रोकथाम करनी पड़ेगी, और ये देश की, ये हमारी और आपकी सुरक्षा का भी है। लेकिन मैं यहाँ पे साधुवाद देना चाहती हूँ हरियाणा सरकार का भी, यहाँ पे साधुवाद देना चाहती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी, कि इन्होंने इस चीज का संज्ञान दिया और इस तरीके की कार्रवाई जो कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ये नहीं हुई। मैं एक इसमें केस और बताती हूँ आपको कि 2009 में
जब यूपी की सरकार थी, तब मंजू गुप्ता एक आईएएस ऑफिसर थी। आपको भी मालूम होगा आयुष जी, आप भी सीनियर पत्रकार हैं, एंकर हैं, आपको भी मालूम होगा मंजू गुप्ता का केस। आईएएस थी, पोस्टेड थी पाकिस्तान एम्बेसी में, और उनका एक 32 वर्षीय युवक के साथ, आईएसआई एजेंट थे, उनके साथ अफेयर हुआ, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भेजी, बहुत सालों तक पता ही नहीं लगा। उसके बाद अंत में जाके पर जब एजेंसियों को कुछ बहुत ज्यादा शक होने लगा, तब जाके वो पकड़ा के आई है। आप ये देखिए कि आपके नीचे जो सरकारी व्यक्ति है, उसको तक नहीं आइडेंटिफाई किया जा रहा था। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सीरियस सिक्योरिटी लैप्स है। अब इस पे कड़की रखी गई है, अब ठीक इस है, पे आप ये कह ध्यान रहे दिया हैं जा रहा है। कि भूतकाल में जो हुआ उसको सुधारने की कोशिश वर्तमान में आप लोग कर रहे हैं, और इसलिए अब ये प्रोसेस है। अब इसी चक्कर में आप लोग लगातार ये जो अवैध बांग्लादेशी हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जी, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा को मैं सुन रहा था, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि ठीक है आप कार्रवाई करिए, ये करना ही चाहिए, लेकिन ये आए कैसे, ये उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रियदर्शनी जी का ये कहना है कि ठीक है पहले नहीं सोचा गया, लेकिन अब सोच रहे हैं, इनको आइडेंटिफाई करके हम लोग इनको डिपोर्ट कर रहे हैं। कैसे देखा जाए इसको? देखिए, अवैध कोई भी नागरिक हो, उसको सरकार निकाल रही है, उसका स्वागत है। कौन विरोध करेगा, क्यों विरोध करेगा? हर काम कांग्रेस सरकारों पर डाल देना बड़ा आसान है। मैं मानता हूं कि ये बांग्लादेश से घुसपैठ की समस्या कोई आज की तो है नहीं, लगातार हो रही है। और भाजपा को ये भी नहीं भूलना चाहिए, कांग्रेस को दोषी ठहराने से पहले, कि 11 साल से तो आपका राज है। चलो कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया, आपने क्या किया? आप बांग्लादेश की घुसपैठ के लिए दोषी ठहरा देते हैं ममता बनर्जी को, जबकि सब जानते हैं कि भाई अगर कोई दोषी है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। बांग्लादेश से जो आ रहे हैं नागरिक घुसपैठ कर कर, तो 40 से 50 किलोमीटर का जो एरिया है बॉर्डर एरिया से, उस पर तो बाकायदा बीएसएफ के कानून लागू होते हैं, जो केंद्र के अधीन है, गृह मंत्रालय का अधीन है। तो अगर आपको जवाबदेही तय करनी है तो अपने अंदर भी झांक कर देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अकेले यही जिम्मेदार है, पर ये भी जिम्मेदार है, इसलिए दूसरों पर उंगली उठाना छोड़े। दूसरा, मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, क्योंकि मैं स्वयं उससे जुड़ा हुआ हूं। सुप्रीम कोर्ट में 1982 में मैंने और अग्निवेश जी ने भट्ठा मजदूरों और खान मजदूरों की जो बंधुआ मजदूरी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, उसके प्रतिफल हमने राजीव गांधी की गवर्नमेंट से इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट बनवाया था। और आपने जो भट्ठों का जिक्र किया, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा जो अवैध बांग्लादेशी हैं, क्या तो भट्ठों पे मिलेंगे आपको जी। या खेत यार मजदूर के रूप में मिलेंगे या निर्माण कार्यों में मिलेंगे। और इन तीनों में जो है प्रवासी मजदूर आते हैं, उनका इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट लागू होता है। अब इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट को लागू करने की जिम्मेदारी श्रम विभाग की है, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो पहला सवाल यह है कि 8 साल से 10 साल से चाहे 15 साल से आप पीछे तक चले जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जो भट्ठों पर लंबे समय तक ये मजदूर बंधुआ मजदूर रहकर, क्योंकि सस्ता श्रम पड़ता है, इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट की अवहेलना कर कर बिना लाइसेंस लिए रह रहे थे, तो इसकी पहली जिम्मेदारी किसकी? इसकी पहली जिम्मेदारी जिलाधीश की है, उपमंडल अधिकारी की है, एसपी की है, और भाई श्रम विभाग की है। तो क्या इन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई सरकार करेगी क्या? कि छोड़िए, आप बांग्लादेशी आ गए, मान लूंगा उसमें आपकी प्रशासन की या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भूमिका नहीं होगी, मैं उनको क्लीन चिट दे देता हूं। परंतु जो वो भट्ठों पर और निर्माण कार्यों पर अवैध रूप से रह रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, तो बिना इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट के वेरिफिकेशन के वो कैसे रह रहे? अब समस्या यह है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भागकर दूसरों पर जवाबदेही डाल देता है, और इसीलिए समस्या बढ़ती गई। और अब एक समस्या और हो गई है, अगर आप मेरे से ज्यादा कार्यक्रम करते हैं, आप भी ध्यान रखे होंगे, आप इनको पकड़ भी लोगे। आपने पकड़ लिया इनको, आपने इनको डिपोर्ट कर दिया। अब दुर्भाग्य से बांग्लादेश से हमारे इतने कटु संबंध चल रहे हैं आजकल, वो अपने इन अप्रवासी नागरिकों को लेने को तैयार नहीं है। तो इन नागरिकों का क्या बनेगा, कैसे इनको भेजेंगे? ये एक अपने आप में समस्या है। और स्वाभाविक है कि जब विदेशी नागरिक कोई रहेगा घुसपैठ करके, जी बांग्लादेश का हो, जी पाकिस्तान का हो, चाहे और दूसरे देश का हो,
वो एक सुरक्षा पर तो खतरा रहता ही है, और खतरा नहीं भी है तो भी एक सॉफ्ट टारगेट होता है कि भाई ये गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, इनके माध्यम से देश की सुरक्षा पर जाने अनजाने के अंदर सेंध लगवाई जा सकती, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इसके लिए विजिलेंट रहने की जरूरत है, और ये विजिलेंट सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि देखिए सरकारों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर गांव में कोई खेतीहर मजदूर है या और निर्माण काम में काम कर रहा है तो बड़ा आसान तरीका है, आपके गांव के सरपंच के द्वारा एक एक घर का सर्वे कर पता करवा सकते हैं कि हमारे गांव में कौन ऐसा नागरिक है जो हमारे हरियाणा का नहीं है या हमारे गांव का नहीं है, हमारे स्टेट का नहीं है, वो बता देगा। वार्ड वाइज आपको आपका पार्षद बता देगा, और उसके बाद सबसे बड़ी आप ये कह रहे हैं कि एक सतत प्रक्रिया है और उस पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर मुझे लगता है कि सरकार को देखना पड़ेगा। एक सेकंड में जवाब ले लेता हूं, थोड़ा सा विद्रोही जी, इसमें समय कम पड़ जाएगा। एक लाइन सुन लीजिए सर, केवल हाँ, जल्दी से सम अप करिए। बहुत जल्दी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है, हमारे 3 लेयर की सुरक्षा कर्मी है। एक आईबी है जिसका जिला में भी कर्मचारी होते हैं, उपमंडल में भी होते हैं और तहसील में भी होते हैं। एक हमारी सीआईडी होती है स्टेट की, उसकी भी तीनों जगह कर्मचारी हैं, और एक हमारी एलयू कह देते हैं जिसे आप लोकल इंटेलिजेंस कहते हैं, जो एसपी का अधीन होती है, उनकी भी बीट होती है। दुर्भाग्य से 3 लेयर की इंटेलिजेंस होने के बाद भी हमारी इंटेलिजेंस क्यों नहीं पकड़ पा रही, सरकारों को इस पर भी ठीक है, प्रियदर्शनी जी जवाब दीजिए। प्रियदर्शनी जी जवाब दीजिए। देखिए वेद प्रकाश जी जो बात कर रहे हैं उसमें मैं मोटा मोटी काफी हद तक सहमत हूँ, ठीक है। लेकिन देखिए ये बात तो है ही, जब एफबीआई, आप ये जानते हैं कि ये जो इमिग्रेशन, ये जो अनऑथराइज इमिग्रेंट आने का ये मसला हमारा ही मसला नहीं है, ये पूरे यूरोप में ये मसला है, ये पूरे यूएसए में ये मसला है। आपने भी तो देखा, अभी तस्वीरें आपने कुछ दिनों पहले आयुष जी देखी थी कि जहां पे कैसे ट्रम्प साहब ने भी डिपोर्ट करवाया है, वो भी परेशान है इस चीज से, इमिग्रेंट से, अनऑथराइज इमिग्रेंट से। तो ये हर एक बड़ा देश जो होता है वहां पे ये ऐसी समस्याएं होती हैं, लेकिन वही सरकार कितनी जागरूक है इस पे निर्भर करता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर केंद्र में है या राज्य में है, हम जागरूक हैं तभी इतने सारे लोग पकड़ा रहे हैं, अगर नहीं जागरूक होते तो नहीं पकड़ाते। आप जैसे जॉय बाइडेन जी की जब समय था तब वहां पे इतने लोग नहीं पकड़ाए गए, तब उनको वही थे वो इमिग्रेंट, अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट। अब जब ट्रम्प जी का आया तो आगे, तो सरकार पे भी डिपेंड करता है कि किसका क्या रवैया है। तो यहाँ पे एक जागरूक सरकार है, और मैं आश्वस्त कर सकती हूँ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते कि हम इस चीज को बहुत गंभीरता से लेंगे, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और देश की नहीं प्रियदर्शनी जी, लेकिन एक चीज और वेद प्रकाश जी ने कही, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि इसमें सबकी जिम्मेदारी हो सकती है, वो इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि आप पूर्ववर्ती सरकारों पर भी आक्षेप लगाइए, लेकिन जिम्मेदारी जिसकी तय करनी है वो आप कैसे करेंगे, क्योंकि अधिकारियों की भी तो जिम्मेदारी है, उन्होंने बताया। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो ये अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं वो ईंट भट्टों पर काम करने वाले हैं, तो भाई जो अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार है, क्या उस पर भी कार्रवाई करेंगे आप लोग? लेकिन आयुष जी, मैं तो जो बोल रही हूँ वो गलत नहीं बोला था मैंने। देखिए 60 वर्ष तक हम इस चीज को तो डिनाएंगे, 60 वर्ष से ज्यादा इन लोगों ने राज्य चलाया, देश चलाया, इन्हीं की सत्ता थी, इन्हीं यही मालिक थे। लेकिन उसके बाद भी अगर ये घुसपैठिए आ रहे हैं, भाई पाकिस्तान का और पाकिस्तान के अंदर से ही निर्माण आया है ना बांग्लादेश का। बांग्लादेश का निर्माण ही कांग्रेस के टाइम पे हुआ है, जिसका ये लोग जिसको झंडा लेके घूमते हैं। तो ये तो हकीकत है ना, फैक्ट है। इन्होंने निर्माण किया, आज उसके बाद इन्होंने लिबरलाइजेशन दिखाया, तो आज इन लोगों की आज इस तरीके से इमिग्रेंट आए हैं अननेसेसरी। लेकिन हाँ, हम सरकार ये जागरूक है और ये पूर्ण रूप से इस पे काम कर रही है। विद्रोही जी देखिए, अगर बांग्लादेश का निर्माण नहीं होता, आप स्वयं अनुमान लगा लें हमारी क्या हालत होती। पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश का निर्माण करना तो भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, उसके कारण कुछ समस्या आई, उस समय 1 करोड़ के करीब बांग्लादेशी भारत के अंदर अवैध रूप से या वैध रूप से माइग्रेंट होकर आई, समस्या था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पर ये कह देना कि बांग्लादेश का निर्माण हो गया इसलिए आ गए, तो वो तो आप अपने देश की उपलब्धि को नकार रहे हैं, वो आपका अधिकार है, नकारें आप, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर मैंने आपसे अलग तरह का सवाल किया था कि भाई घुसपैठिए तो आ रहे हैं, मैंने इनकार नहीं किया। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार
संज्ञान ले रही है। भाई 11 साल से तो आपकी सरकार थी, आप हम पर दोष ठहराई। मैं तो इनसे सूची मांग रहा हूं, बताते हैं 11 साल से इन्होंने कितने बांग्लादेशी बाहर भेजे हैं। जवाब शून्य मिलेगा, अधिकतम आपको 150 मिल जाएंगे, 500 मिल जाएंगे साल में। और यदि आप कांग्रेस जमाने से लेकर आज तक की सूचियां निकालेंगे, हर सरकारों ने 500, 700, 1000 बाहर भेजे हैं, हर सरकार ने डिपोर्ट किए हैं। मैं तो ये नहीं कह रहा कि भाई केवल कांग्रेस की सरकारों में डिपोर्ट हुए, हर सरकार में, मोदी सरकार में भी हुए हैं 500-700। तो मैंने आपको सवाल उठाया था कि जो हरियाणा का संदर्भ में बिल्कुल उठाया था कि हरियाणा में ज्यादातर ये बांग्लादेशी निर्माण कार्यों में, भट्ठों में, खानों में यहाँ काम करते हैं। और यहाँ खुद मैंने इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट 1986 में बनवाया साहब। अगर आप इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट को देखोगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना था और उसमें हमारी रिट नंबर 2182/82 के कारण बना था। जस्टिस PN भगवती के पास वो रिट थी, आप उसका रिकॉर्ड उठाकर देख लो। तो अगर आप ईमानदारी से इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट का पालन करें हरियाणा के अंदर, तो कम से कम निर्माण कार्यों पे जितने भी ये रह रहे हैं उनको आप हटा सकते हो। दूसरा, ये रह कहाँ रहे हैं सर? ये झुग्गियों में रह रहे हैं। झुग्गियां कहाँ हैं? शहरों के अंदर है। और ज्यादातर झुग्गियां साहब कहाँ हैं? सरकारी जमीनों पर हैं, सरकारी अतिक्रमण में हो रहा है। अब सरकारी जमीनों पर जो झुग्गियां हैं, और कोई भी सरकार हो, मेरी सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, उसके अधिकारी कहते हैं जी हमको पता नहीं। अरे उनको झुग्गियां तुम्हारी पे जबरदस्ती बसे हुए हैं, उनको हटाने का जिम्मेदारी, उनकी निगरानी करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो भी एग्जिस्टिंग सरकार होती है उसकी है। हाँ, कुछ लोग हैं जिनकी जमीनें हैं, खाली खेत पड़े हैं, उन्होंने झुग्गियां बसवा रखी हैं और वो अवैध रूप से किराए पर दे हुए हैं। तो क्या शहरी जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, जो भी लोकल बॉडी है, क्या उनको नहीं मालूम कि हमारे क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों के अंदर झुग्गियां बसाकर जबरदस्ती अवैध रूप से मैंने अपने खेतों में बसा रखी है? तो ये सभी लोग, मैंने फिर कहा, आरोप लगाना बड़ा आसान है, दूसरों पर जवाबदेही डाल देना बड़ा आसान है, पर मेरा एक कहना है कि जब तक आप अपना आत्म विश्लेषण नहीं करोगे, पीछे की सरकारों पर दोष लगाते रहोगे, वर्तमान में जियोगे नहीं, तो समस्या का समाधान कैसे करोगे? प्रियदर्शनी जी जवाब दीजिए, ये आरोप प्रत्यारोप से समाधान की ओर नहीं बढ़ेंगे। प्रियदर्शनी जी, ठीक है, मैं जवाब लेता हूं, एक सेकंड। हाँ प्रियदर्शनी जी। मैं अभी जब कांग्रेस के हमारे साथी प्रवक्ता बात कर रहे थे, ठीक है, तो मैं एक्सटर्नल, मुझे लगा कि मुझे ये देखना चाहिए, ठीक है, एक्सटर्नल मंत्रालय में कितनी डिपोर्ट हुए हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अभी जो कैलकुलेशन है, मैं नहीं बोल रही, आप सबके पास भी इंटरनेट होगा, देख लीजिए गूगल में एक्सटर्नल मंत्रालय का, ये दिखा लीजिए डिपोर्टिंग का, ठीक है। मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा डिपोर्टिंग 2018 में हुई है। 2018 में हमने सबसे ज्यादा डिपोर्टिंग की है, लगभग 2800 से भी ज्यादा की। हाँ, तो मैं अभी बताइए, मैडम काम कर रही है, 5 से 7 हजार ही डिपोर्ट किए, मैंने संख्या बताई आपको। उसके बाद कोविड हो गया, नहीं, उसके बाद कोविड हो गया, सबको मालूम है कि उसके बाद कोविड हो गया। कह रहा मैडम, मैंने कोई एक्सक्यूज लिया ही नहीं, मैंने कहा कि 5-7 हजार ही आपके राज्य में डिपोर्ट हुए हैं और 5-7 हजार ही कांग्रेस राज्य में डिपोर्ट हुए हैं। अगर मेरी वो संख्या गलत हो तो आप डिस्प्यूट कीजिए। सर, मैं अभी एक्सटर्नल मंत्रालय का आप देख लीजिए, 2800 हमने किए हैं 2018 में। मैं कह रहा हूँ 2018 का डेटा है। मैं मैडम 10 साल का आंकड़ा बता रहा हूँ, मैं 1 साल का। हाँ, तो आप 10 साल का बता रहे हैं, मैं तो 1 साल का ही बता रही हूँ आपको। आप 1 साल कर दिए, पर पूरे 10 साल के बता दीजिए ना, 5-7 हजार से ज्यादा होंगे। नहीं ठीक है वेद प्रकाश विद्रोही जी, लेकिन एक सेकंड, प्रियदर्शनी जी, उनका ये कहना है कि ये डिपोर्ट होने के बावजूद भी तो अभी देखिए ना, ये इतने बांग्लादेशी कैसे पकड़े जा रहे हैं। 1 मिनट वेद प्रकाश विद्रोही जी, 1 मिनट प्रियदर्शनी। बीमारी का इलाज करने में समय लगता है आयुष जी, पुरानी बीमारियां जो होती हैं, ठीक है, उनका इलाज करने में समय लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलाज पे काम नहीं चल रहा है। इलाज पे काम चल रहा है और बढ़िया से काम चल रहा है। और ये तो मैं एक्सटर्नल मंत्रालय का डायरेक्टर डेटा बोल रही हूँ, आयुष जी, वेद भाई सब देख ले। मैं तो बोल रही मंत्रालय का कॉपी निकाल के रिपोर्ट लिखे, उसमें आ जाएगा सारा का सारा डेटा, उसमें डेटा है, आप देख लीजिए, मैं गलत बोलूं तो। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे हमें विपक्ष से भी यही चाहिए कि वो हमें सहयोग करे। क्रिटिसिज्म से देखिए काम नहीं चलता। यहाँ पे एक सीरियस मुद्दा है, देश की सिक्योरिटी का मुद्दा है, यहाँ पे विपक्ष को हमारे साथ खड़ा रहना चाहिए। विपक्ष, मैं नहीं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के साथ जाके खड़ा हो जाए। अब वहां पे अच्छा नहीं लगता है।
आज यहाँ पे नहीं, लेकिन इंडिया प्रियदर्शनी जी वो तो पाकिस्तान है। आपको यही बता रहे हैं ना बार बार कि ये चीजें हैं जिस पर आपको काम करना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जिसमें चाहे आपके नगर पालिका क्षेत्र हो, नगर निगम हो या ग्राम पंचायत हो, वहां पर इनकी जिम्मेदारियों को तय करिए। आपका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जिम्मेदारियों को तय करिए। ईंट भट्टों पर ही या फिर इस तरह के ये जो मजदूरी वाले काम है इसमें लगे ये जो बांग्लादेशी हैं जो ज्यादातर इन्हीं जगहों से पकड़े जा रहे हैं, वहां पर जिम्मेदारी तय करिए। ये तो वो आपको एक सुझाव भी दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई नहीं, इसका तो क्या सुझाव प्लान है का आपके मैं पास, साधुवाद क्योंकि दे रही हूँ, आपने इन्होंने यहां जो से सुझाव- अभी तो इनको गिरफ्तार किया, लेकिन अभी न जाने और इतने और कितने होंगे जो कि इस अवैध तरीके से नहीं, रह रहे हैं। मैं तो साधुवाद दे रही हूँ। इन्होंने ये सुझाव दिया, इस सुझाव को डेफिनेटली इसको सुनना भी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी और सरकार को भी सुनना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। अगर कोई गुंजाइश और कोई अच्छा सुझाव कहीं से भी आ रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई किसी भी की पार्टी का हो, है तो हम सब यही भारतीय है ना। हम बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो के नहीं है, हम भारतीय है सबसे पहले, उसके बाद हम कोई कुछ और हमारी पहचान है। तो आयु जी, मुझे लगता है कि इसमें काम हम लोग बेहतरी से और करेंगे। वेद प्रकाश जी, उनका ये कहना है कि पुरानी बीमारी है इसलिए इलाज में भी समय लग रहा है। सर, हमने कब कहा है कि आज की समस्या है? ना मैंने इनकी तरह कोई नौटंकीपूर्ण बातें करी। इन्होंने तो 1 साल का आंकड़ा दिखाकर ऐसे जता दिया कि मैं सत्य बोल रहा हूं। मैंने कहा कि इनके राज में भी डिपोर्ट हुए। मैंने तो कहा है आपको कि 5 से 7 हजार इनके साल में भी हुए और 5 से 7 हजार यूपीए कार्यकाल में भी हुए हैं। और ये सारा डिपोर्ट का जो आंकड़ा होता है वो संसद के अंदर रखा जाता है और विदेश मंत्रालय ही रिपोर्ट करता है। और न कोई हरियाणा सरकार रिपोर्ट करती, न मैं करता, न भाजपा करती, न कांग्रेस करती। जो डिपोर्टेशन होगा वो विदेश मंत्रालय के थ्रू ही होता है। तो मैंने तो सर कहा है, मैंने तो कोई ऐसी कोई डिस्प्यूटेड आंकड़ा नहीं दिया। मैंने ये नहीं कहा कि इनके राज में नहीं रहा, पर मैंने कहा कि ये कह देना कि हम काम कर रहे हैं वो नहीं कर रहे थे। मैंने कहा आप भी केवल बात करते हैं, जैसे हमारे काम में स्थिरता थी ऐसे ही आपके में है, पर ये कह देना कि वो नहीं करते थे हम करते थे। अरे हमारे तो मैनिफेस्टो में नहीं था। आपका 2014 का मैनिफेस्टो देख लो, 2019 का देख लो, 2024 आपका मैनिफेस्टो था, फिर भी नहीं निकले। वो इसलिए नहीं निकले कि गंभीरता कम है, राजनीति ज्यादा है। इसलिए मैंने कोई भी राजनीतिक सवाल उठाया ही नहीं। मैंने तो समस्याएं उठाई थी कि भाई कैसे चिन्हित करना आसान है, क्योंकि जब तक आप जवाबदेही तय नहीं करोगे। देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा कि भाई जवाबदेही के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है या प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। मैंने तो सीधा कहा है कि जहां जहां ये प्रशासन है, एसपी है, डीसी है, एसडीएम है, लेबर ऑफिसर्स हैं, जो डायरेक्ट जिम्मेदार हैं सर। जब एक कानून बना हुआ है कि आप जो भी है प्रवासी मजदूर होगा, इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट, जिसे हिंदुस्तान की भाषा में है प्रवासी मजदूर कहते हैं, इंग्लिश में इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट कहते हैं, 86 का है। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो ठेकेदार या जमादार, जो भी आप कहते हैं, भट्टे पे ठेकेदार कह दो, पैटी कंट्रैक्टर कह दो, जो भी आप नाम देते हो, उसका हरियाणा में भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है और जिस स्टेट से वो मजदूरों को लाया है उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और हर एक मजदूर का नाम देना लेबर डिपार्टमेंट में जरूरी है और लेबर डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करेगा कि भाई यहां से ये आया था या नहीं आया था और उसका रजिस्ट्रेशन करेगा। अगर आप इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट को ही गंभीरता से लागू कर दे तो जहां जहां हरियाणा में, मैं केवल हरियाणा के संदर्भ में बात करी। ठीक है विद्रोही जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही और मुझे लगता है कि इस पर जरूर विचार होना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आप समय मुझे और इजाजत नहीं दे रहा, आप दोनों लोगों ने समय निकाला और इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने।